हेलो स्टूडेंट्स, चंडीगढ़ करियर ग्रुप के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और ये हमारी ऑप्टिक्स की थर्ड क्लास रहेगी। इससे पहले ऑलरेडी 2 क्लासेज हो चुकी हैं, तो अगर किसी ने पहले वाली दोनों क्लासेज नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। आप एक बार उसको पहले ज़रूर देख लें दोनों क्लासेज को, और उसके बाद अपने इस तीसरी क्लास को आप स्टार्ट कीजिए। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को कि अपने लेंस के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे पिछली क्लास में, और कॉन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस, इनसे इमेज फॉर्मेशन के बारे में अपनी बात पिछली वीडियो में हुई थी कि कॉन्वेक्स लेंस से इमेज आपकी कैसे कैसे बनती है, वो सारा कुछ आपके पास यहाँ पर था। और कनकेव लेंस, यहाँ पहले कॉन्वेक्स लेंस के ये सारे के सारे केस वही थे जो हमने कनकेव मिरर के अंदर पढ़े थे। कनकेव मिरर के अंदर जितने भी केस पढ़े थे वो सारे केस आपके पास यहाँ पर कन्वेक्स लेंस में आए थे। और जो केस हमने कन्वेक्स मिरर में पढ़े थे, कन्वेक्स मिरर के अंदर पढ़े थे, वो सभी केस आपके पास यहाँ पर कनकेव लेंस में आए थे। तो कन्वेक्स लेंस के अंदर आपके पास टोटल 6 केस थे। अलग अलग इमेज, आपके ऑब्जेक्ट को अलग अलग पोजीशन पर रख के आपके पास टोटल 6 तरीके के डायग्राम बनते थे। लेकिन यहाँ पर कनकेव लेंस के अंदर आपके पास सिर्फ 2 ही तरीके के डायग्राम होंगे, वो कुछ इस तरीके के होंगे। तो डायग्राम आपको क्लियर हो गए होंगे। और मिरर फॉर्मूला हम पहले कर चुके हैं पिछली क्लास में, और आज अपने शुरुआत करेंगे लेंस फार्मूले से। तो लेंस फार्मूले से अपने शुरू करते हैं। तो यहाँ पर एक स्लाइड थोड़ी सी ब्लैंक रखी गई है ताकि आपको इसके बारे में अच्छे तरीके से पता लगे। थोड़ा सा न्यूमेरिकली पोर्शन की ओर भी बढ़ेंगे। तो मिरर फॉर्मूला आपने देखा था कि सर मिरर फॉर्मूला जो होता है, मिरर फॉर्मूला आपके पास था 1/f इज इक्वल टू, यहाँ पर मिरर फॉर्मूला आपके पास था 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ये मिरर फॉर्मूला हुआ करता था। और साइन कन्वेंशन भी आपको बताई गई थी कि नेगेटिव एक्स एक्सिस की ओर जो भी साइन होते हैं वो अपने नेगेटिव लेने हैं, और पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन में जो भी साइन होंगे वो अपने पॉजिटिव लेने हैं। तो ये अपने पास मिरर फॉर्मूले की बात हुई थी। आज अपने बात करते हैं लेंस फॉर्मूले की। लेंस फॉर्मूले और मिरर फॉर्मूले के अंदर बस यही फ़र्क है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये आपके पास लेंस फॉर्मूला होगा। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये आपके पास लेंस फॉर्मूला रहता है। साइन कन्वेंशन यहाँ भी वही है कि जो नेगेटिव एक्स एक्सिस की ओर आ गया वो सारे केस आपने नेगेटिव लेने हैं, वो सभी साइन। और जो पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन में आ गया वो सभी साइन आपने पॉजिटिव लेने हैं। जो पॉजिटिव वाई की ओर आया वो साइन पॉजिटिव, और जो नेगेटिव वाई की ओर आया वो साइन आपके पास नेगेटिव होंगे। अब यहाँ पर माइनस का और प्लस का थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको रह सकता है कि यहाँ माइनस कैसे आया, और माइनस के बारे में अपने बात करें तो उसमें कुछ ऐसा था कि जब हम मिरर के अंदर पढ़ा करते थे तो ऑब्जेक्ट हम लेफ़्ट साइड रखा करते थे, और टकराने के बाद आपकी जो रिफ्लेक्टेड रे थी वो भी ना कहीं लेफ़्ट साइड में ही आपस में कट किया करती थी। लेकिन यहाँ पर मिरर फॉर्मूले के अंदर, मिरर के इसके अंदर लेंस के अंदर क्या होगा, लेंस के अंदर आपका जो ऑब्जेक्ट इस साइड रखा होगा तो रिफ्लेक्टेड रे जो है वो इस तरीके से रिफ्रैक्शन हो जाएगा, और जो आपकी रे है वो दूसरी साइड निकल जाएगी। और यहाँ से जो रे आएगी पोल से क्रॉस करेगी, बिल्कुल सीधी चली जाएगी, और दोनों लाइनें आपस में जहाँ कट करेगी वहाँ अपनी इमेज बना करती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो लेंस है वो लेंस 2 टाइप की सरफेस से मिलकर बनता है। एक सरफेस ये है आपके पास, और एक आपकी ये कर्व सरफेस है। इस इधर वाली जो कर्व सरफेस ये है, ये अपना कोई एक स्फीयर बनाएगी। इस तरीके से पहला स्फीयर होता है, और यहाँ आपके पास दूसरा स्फीयर होता है। मतलब ये हो गया कि ये जो अपने कन्वेक्स लेंस बनाया है ये 2 स्फीयर के कारण मिलकर बना है। तो अगर स्फीयर आपके पास 2 है तो दोनों की आपके पास फोकस जो है वो भी आपके पास अलग अलग साइड होंगे। एक का सेंटर इस साइड होगा, दूसरा का सेंटर इस साइड होगा।
और इधर एक आपका फर्स्ट सेंटर C1 बोलोगे लेफ्ट साइड वाले स्फीयर के सेंटर को, तो राइट साइड वाले स्फीयर के सेंटर को आप C2 नाम दोगे। और इसके मिड पॉइंट को F1 आपका फोकस बोला जाता है F1, तो इसके मिड पॉइंट को अपने F2 लेंगे। बस अपने पास खास बात ये रहेगी कि जो भी ये दोनों स्फीयर आपने लिए हैं, आपने उन दोनों की रेडियस बराबर लेनी है, ताकि दोनों जो भी आपके पास लेंस हैं उनकी कर्वेचर में कोई फर्क ना हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक लेंस की कर्वेचर आपके पास ज़्यादा रेडियस कम होगी और एक की रेडियस आप ज़्यादा बना रहे हो, ये बात नहीं होनी चाहिए। दोनों साइड के जो स्फीयर बन रहे हैं उनकी रेडियस बराबर होनी चाहिए, ताकि आप फोकल लेंथ की एग्जैक्ट वैल्यू बता सको। अगर दोनों की रेडियस ऑफ कर्वेचर आपने अलग अलग ले ली मान लो, तो आप यहाँ पर आपको पता नहीं लग पाएगा कि आपने कौन सी फोकल लेंथ लिखनी है, लेफ्ट वाले की लिखनी है, राइट साइड लिखनी है। तो इसलिए हमेशा जब भी आपके पास स्फीयर रहेंगे वो दोनों स्फीयर सेम फोकल लेंथ वाले रहेंगे, सेम फोकल लेंथ, ताकि आपकी एफ की फिक्स वैल्यू पता लग जाएगी। अब जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो हमेशा लेफ्ट साइड रखा जाएगा। ऑब्जेक्ट आपका लेफ्ट साइड होगा और इमेज आपकी किस साइड बनेगी, राइट साइड की ओर बनेगी। ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड है, इस साइड होगा ऑब्जेक्ट, इसका मतलब यू मेरा अपने आप ही क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। यू हमेशा ही नेगेटिव हो जाएगा। उसके बाद 1/v, ये v आपका डिपेंड करेगा इमेज किस साइड बनती है। यही तो हमने फॉर्मूले से फाइंड करना होता है, यही हमने फॉर्मूले से फाइंड करना होता है कि v की वैल्यू नेगेटिव आ रही है या पॉजिटिव आ रही है। अगर v की वैल्यू नेगेटिव आ रही है इसका मतलब इमेज हमारी लेफ्ट साइड बनेगी, और अगर v की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है इसका मतलब इमेज हमारी राइट साइड बनेगी। तो इस लेंस वाले फॉर्मूले से मेनली हमने v की वैल्यू ही फाइंड करनी होती है, क्योंकि u की वैल्यू तो हमारे हाथ में होती है कि हमने लेफ्ट में कहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखना है, कहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट को रखना है। तो u के बारे में मुझे पता होता है, और जो मैंने लेंस ले रखा है उसकी फोकल लेंथ तो मुझे पहले से ही पता होगी कि मैंने किस फोकल लेंथ का लेंस दिया है। तो ये जो फॉर्मूला है ये आपके पास v की वैल्यू निकालने के लिए काम में आएगा। तो इसी का भी अपने एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमने लेंस के अंदर पढ़ा था, कौन से लेंस के अंदर, कन्वेक्स लेंस की ही बात कर लेता हूँ मैं एक बार। कन्वेक्स लेंस की बात करें तो कन्वेक्स लेंस का आप केस पढ़ चुके हैं कि जब ऑब्जेक्ट आपका 2f पर था, इमेज भी आपकी कहाँ पर बनती थी, 2f पर ही बनती थी। आपने ये बात पढ़ी थी कि ऑब्जेक्ट जब आपका 2f पर था तब इमेज भी आपकी क्या बना करती थी, 2f पर ही बना करती थी। तो शुरू करते हैं फॉर्मूले से। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये हमारे पास लेंस फॉर्मूला था। ऑब्जेक्ट आपने रखा 2f पर, तो u की वैल्यू 2f आ गई। ऑब्जेक्ट आप लेफ्ट साइड रख रहे हो, लेफ्ट साइड की ओर रखा जा रहा है, मतलब u की वैल्यू आप नेगेटिव रहोगे, क्योंकि u होता है ऑब्जेक्ट की पोजीशन कि पोल से आपने ऑब्जेक्ट किस साइड रखा है, लेफ्ट साइड या राइट साइड। तो हमारे पास ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड होता है, तो u की वैल्यू मेरे पास नेगेटिव आएगी। तो u की जगह पर मैंने यहाँ पर माइनस का 2f रख दिया, u की वैल्यू आपके पास यहाँ पर माइनस का 2f आ गई, तो u की जगह माइनस 2f पुट कर देंगे। तो u की जगह जैसे ही माइनस 2f पुट किया तो ये आपके पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 में आ गया 2f आ गया, 1/2f। और यहाँ पर 1/f आपके पास हमेशा 1/f ही रहेगा। 1/f जब आपके पास यहाँ आ गया तो इसको जब आप सोल्व करेंगे तो 1/v इज इक्वल टू हो गया 1/f माइनस 1/2f। और जब आपने इसको सोल्व किया तो v की वैल्यू आपकी प्लस का 2f आ गई, v की वैल्यू प्लस का 2f आ जाएगी। मतलब जो आपकी जो इमेज है वो प्लस 2f, मतलब राइट साइड बन रही है, पॉजिटिव x की ओर बन रही है। और कहाँ पर बन रही है, 2f पर। और यही तो हम चेक कर रहे थे कि ऑब्जेक्ट को 2f पर रखते हैं तो क्या हमारी इमेज 2f पर आएगी। बिल्कुल, इमेज हमारे पास कैसी आ रही है, 2f पर ही आ रही है। क्लियर होगी बात। अब यहाँ पर ये कन्फ्यूजन जरूर कईयों को आ सकता है कि सर हमने f की वैल्यू को पॉजिटिव लिया, f के बारे में आपने पॉजिटिव नेगेटिव कैसे ले लिया। u का तो पता लग रहा था, और जब हमने मिरर की बात करी थी, मिरर के अंदर भी पता लग रहा था कि अगर मेरा फोकस लेफ्ट साइड था तो मैं f नेगेटिव लेता था, जो कि कनकेव मिरर के अंदर था। और जब मेरा फोकस राइट साइड था, जो कि आपके पास कन्वेक्स मिरर के अंदर था, आपने वहाँ पर f की वैल्यू को पॉजिटिव लिया था। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है। यहाँ f की वैल्यू आपने देखा कि मैंने f की वैल्यू यहाँ पॉजिटिव ली है। f की वैल्यू पॉजिटिव मतलब राइट साइड, मतलब राइट साइड। तो यहाँ आपकी रिफ्लेक्टेड रे जो ये आपकी इंसिडेंस रे जो आ रही है वो यहाँ पर जिस कर्वेचर पर सबसे पहले टच कर रही है उस स्फीयर का, आपने उस स्फीयर के फोकस की बात करनी है कि उस स्फीयर का फोकस किस साइड है। तो उस स्फीयर का फोकस आपका राइट साइड की ओर है, तो फोकस आपका राइट साइड की ओर है, इसलिए आपने फोकल लेंथ को क्या ले लिया, यहाँ पर पॉजिटिव ले लिया। फोकल लेंथ को आपने पॉजिटिव ले लिया। तो v की वैल्यू आपके पास यहाँ पर 2f आ रही है। तो
तो लेंस फॉर्मूले के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन इस तरीके से बनने की नहीं बनेगा, इस तरीके क्वेश्चन। बस आपको लेंस फॉर्मूले के बारे में पता होना चाहिए कि लेंस फॉर्मूला होता क्या है। 1/f = 1/v - 1/u, ये लेंस फार्मूला है। मिरर फार्मूले और लेंस फार्मूले दोनों में अपने फ़र्क भी देख लिया कि मिरर फार्मूले के अंदर क्या आता है प्लस आता है, और लेंस फार्मूले के अंदर क्या आता है माइनस आता है। ये आपके पास था लेंस फार्मूला। और अगर दूसरा आपके पास अगर इस तरीके से अगर आप कनकेव लेंस भी ले लेते हो, इस तरीके से कनकेव लेंस ले लोगे, तो यहाँ ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके से था। अपने डायग्राम में देख लेते हैं इसका, जो हमारे पास डायग्राम था ये देखो अभी कुछ इस तरीके से आपके पास डायग्राम है। तो ऑब्जेक्ट आपने यहाँ रखा, इमेज आपकी यहाँ पर बन रही है। मतलब ऑब्जेक्ट आपका लेफ्ट साइड में था, इमेज भी आपकी लेफ्ट साइड में ही बनी है। ऑब्जेक्ट आपका लेफ्ट साइड में कहीं पर भी पड़ा हो, इमेज आपकी हमेशा लेफ्ट साइड के अंदर ही बनेगी। लेकिन इमेज बनेगी कैसे? इमेज अपनी वर्चुअल बनी थी। तो हमारा लेंस फॉर्मूला था 1/f = 1/v - 1/u। हमारे पास ये कैसा फॉर्मूला था? अपना लेंस फॉर्मूला था। अब मेरे को पता है कि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड ही रखा जाएगा, मतलब u की वैल्यू तो हमेशा नेगेटिव ही होएगी, और u की वैल्यू नेगेटिव होएगी तो मैं देख रहा हूँ कि 1/v = आएगा 1/f, जो कि उस साइड पड़ा ही है, और ये माइनस का 1/u इस साइड आकर प्लस का 1/u हो जाएगा, और यहाँ u की वैल्यू आपके पास कैसी है? नेगेटिव है। u की वैल्यू आपके पास जो होगी नेगेटिव है, u की वैल्यू नेगेटिव है, और f की वैल्यू जो है ये आपकी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में से आपको देखनी पड़ेगी कैसी है। तो नेगेटिव वैल्यू के लिए आप देखोगे कि ये जो पहले आपका जो स्फीयर बनेगा इस साइड, वो इस साइड की ओर बनेगा, मतलब पोल से लेफ्ट साइड बनेगा, मतलब इसका f नेगेटिव है। ये नेगेटिव आ गया, ये भी नेगेटिव आ गया, तो 1/v की वैल्यू भी तो नेगेटिव आएगी, और v की वैल्यू जब नेगेटिव आ गई इसका मतलब ये हुआ कि मेरी जो इमेज है वो हमेशा लेफ्ट साइड बनेगी। ठीक है, u नेगेटिव है, f भी नेगेटिव हो गया, और दो नेगेटिव वैल्यू को ऐड करेंगे तो v की वैल्यू भी तो नेगेटिव ही आएगी। इसका मतलब मेरी इमेज जो है हमेशा लेफ्ट साइड की ओर बनेगी, पोल से लेफ्ट साइड आपकी इमेज रहेगी। हाँ, इमेज बन अपनी जरूर वर्चुअल रही है, ठीक है, रियल इमेज नहीं बन रही, वर्चुअल बन रही है, लेकिन बनेगी इमेज अपनी लेफ्ट साइड। तो ये लेंस फॉर्मूला था। मिरर फॉर्मूला भी अपने ऑलरेडी करके आ ही चुके हैं। तो दोनों फॉर्मूलों के अंदर बस आपने इस प्लस और माइनस को ध्यान में रखना है, बाकी उसके बाद सिंपल मैथमेटिक्स है, कोई इसके अंदर अलग बात है नहीं। चलो, अब उसके बाद अपना मेन टॉपिक है पावर ऑफ लेंस, जिसके ऊपर क्वेश्चन पेपर में आता है। पावर ऑफ लेंस के ऊपर काफ़ी बार पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे मेन क्वेश्चन तो यही बनता है कि लेंस की जो पावर होती है उसकी यूनिट क्या होती है? तो उसकी यूनिट होती है डायप्टर होती है। ऐसा यूनिट जो है वो डायप्टर है लेंस की पावर की यूनिट। लेंस आपने देखा दो टाइप के लेंस होते हैं, एक लेंस हो गया कनकेव लेंस हो गया, और एक लेंस कैसा होता है? कन्वेक्स लेंस। अब आपने देखा होगा कि जिस बंदे की दूर की आई साइट जो है वीक है, जिसकी जो आई साइट है वो दूर की कमज़ोर है, तो उसको हमेशा आपने देखा होगा कनकेव लेंस लगा होता है। उनका लेंस हमेशा बीच में से पतला होता है और साइड में से चौड़ा होता है, जैसा कि मेरे साथ है। ये लेंस जो है यहाँ पर साइड में से थोड़ा चौड़ा है और बीच में से लेंस जो है लेंस थोड़ा पतला है। तो यहाँ जो लेंस लगा है ये कनकेव लेंस है, और कनकेव लेंस के लिए आँख का जो नंबर हम चेक करते हैं, आई साइट का आप नंबर देखते हैं। कोई बंदा कहता है कि मेरा 1 है, कोई कहता है 1.5 है, कोई कहता है 1.25 है। तो ये जो आँख के नंबर बताए जाते हैं लेंस के, वो यही होती है लेंस की पावर बताई जाती है कि आपके लेंस की पावर क्या है। तो अगर किसी का नंबर मान लो आँख का -3 है, तो माइनस आपको क्या बता रहा है? वो नेगेटिव आपको बता रहा है कि उस बंदे के पास जो लेंस लगा हुआ है वो कनकेव लेंस लगा हुआ है। और अगर कोई बंदा अपनी आँख का नंबर जो है, चश्मे का नंबर जो है +3 बता रहा है, तो प्लस का मतलब वो आपको ये बताना चाहता है कि उसका कन्वेक्स लेंस लगा है। और कन्वेक्स लेंस लगा है मतलब उसकी उसकी जो है पास की आंखें जो है वो थोड़ी सी कमज़ोर है। और अगर कोई बंदा अपने लेंस का बारे में बता रहा है कि माइनस में मेरा इतना नंबर है, -2 -3, तो माइनस का उसका मतलब कहने का यही है कि उसके कन्वेक्स लेंस लगा हुआ है, और कन्वेक्स लेंस का मतलब उसकी आई साइट जो है वो दूर की थोड़ी कमज़ोर है। तो आपको लेंस के बारे में, पावर के बारे में पता लग गया होगा कि पावर का मतलब क्या है। तो +3 और -3 में आप ये नहीं कह सकते कि +3 बड़ा होता है, -3 छोटा होता है। तो यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव एक आपका न्यूमेरिकल वैल्यू को नहीं बता रहा, पॉजिटिव नेगेटिव आपके लेंस की नेचर को बता रहा है कि लेंस कैसा लेंस लगा हुआ है, कनकेव है कन्वेक्स है। आप कभी ये नहीं कह सकते कि किसी के एक बंदा कह रहा है कि +3 नंबर है मेरे, और एक बंदा कह रहा है कि मेरे -5 नंबर है। तो इसका मतलब जिसका नंबर बड़ा है ना, इसका मतलब उसकी आंखें थोड़ी सी ज़्यादा कमज़ोर है, और जिसका नंबर छोटा है मतलब उसकी आंखें थोड़ी कम कमज़ोर है।
और दोनों प्लस माइनस का आपस में कोई लेना देना नहीं है, प्लस माइनस बता रहे हैं अपने अपने लेंस की नेचर को कि कनकेव लगा है कन्वेक्स लगा है। मेन बात होती है इस नंबर की, जिसका नंबर बड़ा है मतलब उसकी आई साइड कमज़ोर ज़्यादा है, जिसका नंबर छोटा है मतलब उसकी आई साइड जो है कम कमज़ोर है। तो ये बात होगी अपने लेंस की पावर की। और लेंस की पावर को हमेशा किस में लिखा जाता है, डायप्टर। डायप्टर का सिंबल जो होता है कैपिटल डी होता है। लेंस की पावर को हमेशा कैपिटल डी से लिखा जाता है, डायप्टर डी। अब ये पावर ऑफ लेंस का मतलब क्या है, डेफिनेशन के बारे में ऊपर आपको बताया गया है। कहता है किसी लेंस की कितनी एबिलिटी है उस अपनी इंसिडेंट रे को मोड़ने की, कन्वर्ज करने की या डाइवर्ज करने की, उसको अपने बोलेंगे कि उस लेंस की उतनी ही ज़्यादा पावर है। जो ज़्यादा कन्वर्ज कर गया उसकी पावर ज़्यादा है, जो कम कन्वर्ज कर गया उसकी पावर थोड़ी कम है। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन लेता है, इस तरीके से मैंने लेंस लगा लिया, ये मेरा लेंस है और एक लेंस मेरा कुछ ऐसा है। तो दोनों को आप देख पा रहे हो कि ये थोड़ा सा आपका बिल्कुल सीधा सा लग रहा है और इसको मैंने थोड़ा ज़्यादा मोड़ा है। तो यहाँ कोई भी इस तरीके से इंसिडेंस रे आएगी वो टकरा कर इस साइड चली जाएगी, और यहाँ जब आएगी वो थोड़ी सी ज़्यादा टकरा कर ज़्यादा मुड़ेगी। तो जो ज़्यादा रे को मोड़ रहे हैं मैं बोलूँगा उनकी कन्वर्ज करने की या डाइवर्ज करने की पावर ज़्यादा है। तो इस लेंस की पावर क्या हो जाएगी, इसकी पावर ज़्यादा हो जाएगी। और इस लेंस की जो पावर है, इस लेंस की पावर कम होएगी। तो अब दोनों को देखकर पता लगा सकते हैं कि इसका अगर मैं स्फीयर पूरा करने की कोशिश करूंगा तो स्फीयर इसका बड़ा बनेगा, और अगर इसका स्फीयर पूरा करने की कोशिश करूंगा तो इसका स्फीयर छोटा बनेगा। मतलब इसकी जो फोकल लेंथ है वो कम होएगी, इसकी जो फोकल लेंथ है वो ज़्यादा होएगी। मतलब ये हो गया कि जिसकी पावर कम है उसकी फोकल लेंथ ज़्यादा होती है, और जिसकी पावर ज़्यादा है उसकी फोकल लेंथ कम होती है। और यही रिलेशन आपका यहाँ फॉर्मूले के अंदर दिखाया गया है कि पावर जिसकी ज़्यादा है इसका मतलब उसकी फोकल लेंथ जो है कम है, और जिसकी फोकल लेंथ कम है, फोकल लेंथ कम होने का मतलब उसकी फोकल लेंथ क्या होती है, फोकल लेंथ होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ। जिसकी फोकल लेंथ कम है मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है, और जिस स्फीयर की अगर रेडियस कम है तो इसका मतलब वो स्फीयर छोटा है। तो हम कह सकते हैं कि जिसके पास रेडियस कम होएगी उसकी पावर ज़्यादा होएगी, और जिसकी रेडियस स्फीयर की बड़ी होगी उस स्फीयर की जो उससे जो लेंस बनेगा उसकी पावर जो है कम होएगी। तो रिलेशन आपके पास सीधा सीधा यही बना कि पावर और फोकल लेंथ जो होते हैं वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। The power of a lens is defined as the ability of the lens to converge or diverge a beam of light falling on it. A lens is said to be greater power if it diverge or converge a beam more strongly by focusing them closer to the optical center. In other words, a lens of small focal length is said to be greater power. ये सीधी सीधी बात जो मैंने आपको भी बोली है कि जिस लेंस की फोकल लेंथ कम होती है उसकी पावर ज़्यादा होएगी। समझ आ गया होगा, बात क्लियर है। अब यहाँ पर पावर इज इक्वल टू 1/4 फोकल लेंथ, आपने ये फॉर्मूला लिख लिया। एनडीए के पेपर में एक बार क्वेश्चन भी आया था कि लेंस की पावर दे रखी थी और फोकल लेंथ पूछा है। जैसे अगर आपको ये बोला जाए कि लेंस की जो पावर है, जो लेंस की पावर है, मान लो मैं कितनी लूँ, 2.5 पावर ले ली। लेंस की पावर जो ले ली वो 2.5 पावर ले ली, प्लस की 2.5 है, किसी लेंस की पावर है प्लस का 2.5। इसका मतलब मुझे एक तो उसकी फोकल लेंथ बताओ और एक मुझे बताओ उसकी नेचर कि कौन सा लेंस लगा हुआ है। तो पावर पॉजिटिव है, पहली बात ये क्लियर हो ही गई है कि पॉजिटिव पावर के लिए जो लेंस काम में आएगा कन्वेक्स लेंस आएगा। पॉजिटिव पावर के लिए कन्वेक्स लेंस काम में आएगा, ये बात तो ठीक है। अब उसकी फोकल लेंथ कितनी होगी अपने थोड़ा सा ये भी फाइंड कर लेते हैं कि उसकी फोकल लेंथ क्या होगी। तो पावर की जगह 2.5 जब पुट करोगे तो फोकल लेंथ की वैल्यू आएगी 1/2.5 जो कि होता है 0.40, और 0.40 जो आंसर आया ये मीटर में आएगा, और इस मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लोगे तो 40 सेंटीमीटर आपके पास आंसर हो जाएगा। तो फोकल लेंथ को पावर को रेसिप्रोकल करने पर जो फोकल लेंथ की वैल्यू आएगी वो हमेशा मीटर में आएगी, क्योंकि यहाँ SI यूनिट बोला गया है, और SI यूनिट के अंदर अपने जो लेंथ होती है उसको मीटर में लेते हैं। तो यहाँ पावर से जो भी आंसर आया उल्टा करने पर फोकल लेंथ वो किस में आएगी, मीटर में आएगी। उसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से अपने मल्टीप्लाई कर देंगे, वो सेंटीमीटर में आ जाएगी। तो ये सारी कहानी थी लेंस की पावर के बारे में, और आपको ये सारा कुछ समझ भी आ गया होगा। तो नतीजा ये हुआ कि कनकेव लेंस की पावर नेगेटिव होती है और कन्वेक्स लेंस की पावर पॉजिटिव होती है। जिसका नंबर बड़ा इसका मतलब उसकी आई साइड ज़्यादा कमज़ोर है, और जिसका नंबर छोटा है इसका मतलब उसकी आई साइड जो है कम कमज़ोर है। चलो, ये थी पावर ऑफ लेंस। तो अब हम बात करेंगे कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस, इनके क्या क्या यूज हैं उसके ऊपर बात करते हैं।
कन्वेक्स लेंस की शेप आपने देखी थी, इस टाइप का जो लेंस होता है ये आपका कन्वेक्स लेंस रहता है, और कनकेव लेंस जो होता है इस टाइप का जो लेंस होता है ये आपके पास कनकेव लेंस होता है। तो कन्वेक्स लेंस आंख का अपनी जो लेंस होता है वो कन्वेक्स लेंस ही होता है। उसके बाद कैमरे के अंदर काम आता है ये लेंस, ओवरहेड प्रोजेक्टर हो गया, सनलाइट को किसी एक जगह पर फोकस करने के लिए आपका ये लेंस काम में आता है। उसके बाद प्रोजेक्टर हो गया, माइक्रोस्कोप हो गया, सिंपल टेलीस्कोप, इसके अंदर सभी के अंदर आपके पास कन्वेक्स लेंस रहता है। माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप को अगर अपने थोड़ा सा डिटेल से आगे देखेंगे कि यहाँ पर दो दो लेंस लगे होते हैं, एक अपना आँख के पास होता है, एक अपने ऑब्जेक्ट की ओर होता है, पर दोनों के दोनों लेंस जो होते हैं कन्वेक्स लेंस ही होते हैं। इनको अपने डिटेल से आगे देखेंगे। उसके बाद ग्लासेज है करेक्ट फॉर लॉन्ग साइट को देखने के लिए, लॉन्ग साइट, और उसके बाद कनकेव लेंस आपके पास शॉर्ट साइट को करेक्ट करने के लिए लेंस काम में आता है, वो कनकेव लेंस हो जाएगा। स्पाई होल इन दी डोर्स कुछ टेलीस्कोप के अंदर, फिर बैक विंडो ऑफ कोच, तो इन सभी के अंदर आपके पास कनकेव लेंस रहता है। तो इनकी ये जो एप्लीकेशन है इसके ऊपर पेपर में क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे गए भी हैं और पूछे लगातार हर पेपरों में जा रहे हैं। तो लेंस की एप्लीकेशन आपको पता होनी चाहिए कि कौन कौन से लेंस कहाँ कहाँ पर काम आते हैं, कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। इस लेंस से आपने देखा था इमेज आपकी छोटी बनती थी, इमेज आपकी छोटी बनती है लेकिन थोड़ा सा बड़ा एरिया कवर होता है यहाँ पर। और कन्वेक्स लेंस से आपकी इमेज कैसी बनती थी, इमेज आपकी उल्टी बनती थी, और वो एक टाइप का लेंस आपका क्या था, कन्वर्जिंग लेंस था। और कनकेव लेंस है ये आपके पास डाइवर्जिंग होते हैं, और ये आपके पास कन्वर्जिंग थे, और ये डाइवर्जिंग लेंस थे। तो ये सभी सारी आपके पास लेंस की बातें होगी। और यहाँ तक उम्मीद है आपको सभी कुछ सारा कुछ समझ आ गया होगा लेंस के बारे में, किस किस टाइप के लेंस होते हैं, उनकी पावर क्या है, और लेंस फॉर्मूला भी अपने कर चुके हैं, इमेज फॉर्मेशन भी अपने कर लिया है। उसके बाद आ गया TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण, हिंदी के अंदर इसको अपने कुछ इस तरीके से पूर्ण आंतरिक परावर्तन बोला जाता है। नाम से पता लग रहा है, एक तो रिफ्लेक्शन हो रहा है मतलब परावर्तन हो रहा है। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या था कि जब लाइट बीम आपका जिस मीडियम से आता था उसी मीडियम में वापस जब लौट जाता था तो वहाँ पर रिफ्लेक्शन होता था। और यहाँ भी कुछ ऐसा ही होगा कि पूरी तरह से आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है कि यहाँ आपके पास कोई सरफेस पॉलिश वगैरह नहीं की हुई, ऐसी कोई सरफेस पॉलिश नहीं की हुई कि टकराकर बीम अपनी साइड आए, लेकिन मीडियम की जो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसी के कारण ही कुछ ऐसा होता है कि इमेज आपका जो रे है वो टकराने पर उसी मीडियम में वापस आ जाएगी। तो यहाँ पर पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं अपने इसकी। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन क्या बोलती है, कहता है ये कोई ऐसा फिनोमिना है जब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इनटू ए डेंसर मीडियम व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन ए डेंसर मीडियम इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। अब ये क्रिटिकल एंगल वगैरह क्या होता है इसके बारे में अपने डायग्राम से समझते हैं। एक बार इस डेफिनेशन को आप छोड़ दें, डायग्राम पे देखो भी ये मीडियम आपके पास डेंसर है और ये मीडियम आपके पास रेयर है। लाइट हमेशा आपकी डेंसर से रेयर में ही जानी चाहिए, तभी आपको TIR दिखाई देगा, उसके बिना TIR दिखाई नहीं देगा। तो TIR कब होता है, डेंसर से जब लाइट आपकी रेयर मीडियम में जाए। ये बात यहाँ पर लिखा भी हुआ है, एसेंशियल कंडीशन ऑफ द TIR पहला आप देख सकते हैं, द लाइट शुड ट्रेवल फ्रॉम ए डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, कि लाइट डेंसर से रेयर में जानी चाहिए। और जब लाइट डेंसर से रेयर जाएगी तो आपको पता ही है रिफ्रैक्शन क्या बोलता है। रिफ्रैक्शन कहता है कि जब लाइट डेंसर से रेयर जाएगी तो एंगल जो है उसका बढ़ जाता है पहले से, मतलब एंगल I जो है वो छोटा होता है, एंगल R जो है बड़ा होता है। और ये बात आप इस OAB को देख सकते हैं। पहले OAB को देखो, OAB O से लेकर A की ओर गई रे, A के बाद रिफ्रैक्शन हो गया और ये B की ओर चली गई। तो पहले एंगल I आपका कम था, एंगल फिर आपका R जो था वो ज़्यादा था। फिर आपने क्या किया, इस एंगल I को थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश करी, एंगल I आपने थोड़ा सा और बढ़ा दिया। थोड़ा सा जब इस एंगल I को बढ़ाओगे, आपको पता है कि अगर एंगल I को आप इस तरीके से बढ़ाओगे तो ये और ज़्यादा मुड़ जाएगी, और ज़्यादा मुड़नी शुरू हो जाएगी। आप इस एंगल I को बढ़ाते गए, एक टाइम ऐसा आ गया कि ये जो लाइन जो मुड़ रही थी वो आपकी बिल्कुल इस तरीके से D की डायरेक्शन में ही चलेगी, इस साइड राइट साइड की ओर चलेगी। तो इस एंगल को बढ़ाते बढ़ाते अब जिस एंगल पर पहुंचे जहां आपकी रिफ्लेक्टेड रे बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो गई, उस एंगल को बोला जाता है क्रिटिकल एंगल। उस एंगल को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, और हिंदी के अंदर उसको क्रांतिक कोण बोल देते हैं। अपने हिंदी के अंदर इसको क्रांतिक कोण बोलेंगे।
कि जब आपकी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में लाइट एंटर करती है तो रेयर मीडियम में एंटर नहीं कर पाती, वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो जाती है, उस एंगल को बोला जाता है क्रिटिकल एंगल। और जब आपकी इंसिडेंस रे इस क्रिटिकल एंगल से भी ज़्यादा एंगल पर इंसिडेंस होती है, जब इससे क्रिटिकल एंगल से भी आपका एंगल बढ़ जाता है, मतलब एंगल आई जो है वो ग्रेटर देन हो जाता है एंगल, कौन सा बोला जाए, यहाँ मैं थीटा ले लेता हूँ, कौन सा एंगल, क्रिटिकल एंगल। जब आपके एंगल आई से भी क्रिटिकल एंगल से भी ज़्यादा एंगल पर कोई रे आ रही होती है तो वो टकरा कर अपने ही मीडियम में वापस लौट आती है। तो ये जो फिनोमिना होता है इसी को अपने TIR बोला, इसी को अपने क्या बोलते हैं, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोला जाता है। कि जब लाइट आपकी क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल पर इंसिडेंस होती है तो टकराने के बाद वो अपने ही मीडियम में वापस लौट आती है। लाइट के इस फिनोमिना को बोला जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। समझ आ गया होगा, क्लियर हो गया ये सारा। उसके बाद एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन डेंसर मीडियम शुड बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। ये बात अपने अभी पढ़ी ली है आपने कि क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल का आपके पास जो है एंगल होना चाहिए, इंसिडेंस रे का एंगल जो है क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए। तो ये आपकी एसेंशियल कंडीशन थी दोनों, TIR होने के लिए लाइट डेंसर से रेयर में जानी चाहिए और एंगल आई जो है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। अब ये बात इससे रिलेटेड पेपर में कोई ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता कि TIR होता क्या है, इसका मतलब क्या है, लेकिन इसकी एप्लीकेशन के ऊपर पेपर में इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसकी एप्लीकेशन जो है वो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन एक बार अपने देख लें पहले, उसके बाद इकट्ठी ही इसकी एप्लीकेशन आएगी कि हाँ फिर अपने ये सब कुछ पढ़ेंगे कि इसकी एप्लीकेशन किस तरीके की है। तो सबसे पहले अपने एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की बात करते हैं। एटमॉस्फेयर नाम से पता लग रहा है, रिफ्रैक्शन के बारे में आप जानती हैं कि जब लाइट आपकी एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जाती है। तो यहाँ क्या बोला गया है कि द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट लेयर्स ऑफ एयर। सही बात है, एटमॉस्फेयर के अंदर आपने देखा है अलग अलग तरह की लेयर्स होती है, कोई ट्रोपोस्फीयर हो गया, कोई आपका मेजोस्फीयर हो गया, इस तरीके से अलग अलग स्फीयर लेयर्स होती है। कहता है आउट ऑफ दीज सम एयर लेयर्स आर हॉट विच हैव लो डेंसिटी, टेम्परेचर ज़्यादा डेंसिटी कम, बिल्कुल ठीक बात है। वाइल दी अदर आर कोल्ड, और कुछ लेयर जो होगी वो कोल्ड होगी जहाँ डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है। ठीक है, तो जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है वहाँ डेंसिटी कम होगी और जहाँ टेम्परेचर कम है वहाँ डेंसिटी ज़्यादा होगी। दी हॉट लेयर्स ऑफ एयर बिहेव एज ऑप्टिकली रेयर मीडियम, बिल्कुल डेंसिटी कम है, डेंसिटी कम है तो बिल्कुल वो रेयर मीडियम होगा, और जहाँ डेंसिटी ज़्यादा है वो आपके पास कैसा होगा, डेंसर मीडियम होगा। तो यहाँ तक की अपनी बात होगी है। So when an object emits light ray in the atmosphere, these light ray pass through the atmosphere having different air layer of different density. तो कई बार रेयर से डेंसर में लाइट जाती है, कई बार डेंसर से लेयर में आती है, रेयर में आती है। तो चाहे डेंसर से रेयर में जाए चाहे रेयर से डेंसर में आए, रिफ्रैक्शन तो होगा ही होगा वहाँ पर, मतलब लाइट जो है वो मुड़ेगी तो जरूर, चाहे किसी भी लेयर से किसी भी लेयर के अंदर एंटर करे लाइट। एंड गेट रिफ्रैक्टेड बाय एटमॉस्फेयर, सो द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कोज बाय एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। मतलब यहाँ से कुछ इस तरीके से, यहाँ स्टार था मान लो, यहाँ कोई भी सन ले लो या फिर कोई भी स्टार है बहुत दूर, वहाँ से कोई भी रे आ रही है, यहाँ आके टकरा कर, अगर ये डेंसर है ये रेयर है तो टकरा कर दूर हो जाएगी, फिर रेयर से डेंसर जाएगी, कुछ ऐसे हो जाएगी, तो ऐसे करती करती आप तक पहुँचती है। मतलब जो लाइट बिल्कुल सीधी आनी चाहिए थी वो अलग अलग इस तरीके से मुड़ मुड़ कर हमारी आंखों तक आती है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि बार बार जो है रिफ्रैक्शन हो रहा है, यही आपके पास रिफ्रैक्शन है कि जब लाइट की रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपने को रिफ्रैक्शन देखने को मिलता है। अब इस रिफ्रैक्शन के कारण कई अपने पास एप्लीकेशन चलती है और उसी एप्लीकेशन को अपने थोड़ा सा डिटेल से देखते हैं आगे। तो कुछ ऑप्टिकल फिनोमिना है यहाँ पर बताए गए हैं जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन और TIR दोनों वहाँ पर अपने देखे जा सकते हैं। सबसे पहला, द सन इज विजिबल बिफोर एक्चुअल सनराइज एंड आफ्टर द एक्चुअल सनसेट। मतलब ये हो गया कि सुबह सूर्योदय से पहले सन का दिखाई देना और सूर्यास्त के बाद भी सन का दिखाई देना, वो कारण होता है आपके पास एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का, एंड वहाँ पर TIR भी लगेगा। तो कुछ लाइट रे कुछ इस तरह, हाँ दोनों चीज़ें पैरेलल चलेगी,
क्योंकि हर एक रे का कुछ रेयर्स एरियर्स ऐसी होगी जिनका रिफ्रैक्शन भी होगा और वहाँ पर रिफ्लेक्शन भी हो रहा होता है, दोनों बातें हो रही होती है। तो ये जो एग्जांपल है ये आप TIR के अंदर भी कंसीडर करेंगे, और ये जो एग्जांपल है आप सारे एग्जांपल एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के अंदर भी कंसीडर करेंगे। लेकिन ऑप्शन के अंदर आपको एक ही मिलेगा, दोनों आपको वहाँ पर नहीं मिलने वाले। तो यहाँ सन होता तो यहाँ नीचे है, लेकिन इस तरीके से सन से आने वाली जो रे होती है, इस तरीके सन से जो रे आ रही थी, यहाँ अलग अलग एटमॉस्फेयर की लेयर होने के कारण वो मुड़ती जाती है और इस तरीके से हमारी आंखों तक पहुँचती है। तो हमारी आंखों में जिस डायरेक्शन में से आ रही होती है, हमें ऐसा ही लगता है कि सन उसके बिल्कुल सीधे में वहाँ था, सन यहाँ था और सीधी हमारे पास रे हमारी आंखों में आ रही है, पर एक्चुअल में वो सीधी नहीं आ रही होती, वो यहाँ से ऐसे मुड़कर आ रही होती है, लेकिन हमें ऐसे लगता है कि सन जो है वो सामने ही है। तो ये था सनसेट होने से बाद में और सनराइज होने से पहले सन का दिखाई देना। उसके बाद मिराज, इसको बोलते हैं कुछ मृग ऋषि का ऐसा कुछ नाम होता है हिंदी के अंदर, आपको शायद इससे याद आ जाए कि मिराज क्या होता है। तो मिराज एक ऐसा ऑप्टिकल फिनोमिना है, मिराज इज एन ऑप्टिकल इल्यूजन विच अकर्स यूजुअली इन डिसर्च इन डेजर्ट एरिया ऑन हॉट समर डे ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन एंड TIR। तो मिराज के अंदर भी यही होता है, ये आपने दूर काफ़ी, अगर गर्मी के मौसम, हाँ ये पहली बात तो ये गर्मी के मौसम में होता है, तो अगर आपने इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देखना हो तो ये रेगिस्तान वगैरह की आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर काफ़ी गर्मी का दिन हो तो अपने जब सड़क पर जा रहे होते हैं तो सड़क पर आपको आगे, सड़क पर थोड़ा दूर आगे आपको पानी दिखाई देता है, ऐसा लगता है कि सड़क के ऊपर पानी है, तो वो जो वहाँ पर जो होता है वो मिराज के कारण ही होता है। तो दूर कहीं पर पानी का दिखाई देना, चाहे यहाँ पर रेगिस्तान के अंदर ये पानी का दिखाई दे रहा है लेकिन ये पानी है नहीं, ये लग रहा है कि पानी जैसा, तो ये जो फिनोमिना है ये आपके पास इसी को मिराज बोला जाता है। और ये आपके पास एप्लीकेशन रहेगी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के अंदर भी ले सकते हैं इसको, और TIR दोनों के अंदर ये एप्लीकेशन रहेगी मिराज। तो इस नाम को अच्छे तरीके से याद रखें, पेपर के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद स्टार्स, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार के बारे में ये जो हमने थोड़ा सा पीछे पढ़ा था, ये रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बारे में हम जो पढ़ा था, ये पूरा ट्विंकलिंग का यही कारण है, यही पूरा कारण है ट्विंकलिंग का, कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से कोई भी स्टार है, इस तरीके से कोई स्टार है, वहाँ से कोई रे आई, इस तरीके से टकराती टकराती हमारी आंखों तक पहुँच रही है अगर कोई रे, तो वो क्या है, इस तरीके से आके टकरा के कभी आंखों तक आ जाएगी, कभी वो थोड़ी सी साइड में निकल जाएगी, कहीं थोड़ा और ज़्यादा एंगल से निकल जाएगी, कभी दोबारा फिर आंखों में आ जाएगी। तो जब जब हमारी आंखों में जो रिफ्लेक्टेड रे है, जो आप रिफ्रैक्शन के बाद आपके पास आ रही है, आपकी आंख में चली जाती है, तब आपको वो स्टार दिखाई देता है, और अगर वो कभी इधर उधर से निकल जाती है तब अपने को वो स्टार दिखाई नहीं देता। तो कभी दिखता है कभी नहीं दिखता, तो अपने बोल देते हैं कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार जो है वो आपके पास एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का एग्जाम्पल है। उसके बाद लूमिंग, लूमिंग का मतलब है, यहाँ पर डायग्राम से आप देख पा रहे हैं कि शिप जो होता है पानी में होता है, लेकिन जब हम दूर किसी शिप को देखते हैं तो वो शिप जो हमें थोड़ा सा हवा में दिखाई देता है, तो इसी को अपने लूमिंग बोलते हैं। क्या था, लूमिंग इज एन ऑल्सो ऑप्टिकल इल्यूजन विच अकर्स यूजुअली इन द वेरी कोल्ड रीजन। इन लूमिंग ए डिस्टेंट ऑब्जेक्ट सच एज शिप मूविंग इन polar area appear to hanging in the mid air due to atmospheric refraction and the total internal reflection of light ray। मतलब वही बात जो मैंने आपको बताई थी, लेकिन ये जो लूमिंग का जो है फिनोमिना है, ये आपको कब दिखाई देता है, ये कोल्ड रीजन में बताया गया है। जो आपने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, मिराज पढ़ा था, वो आपके पास थोड़ा सा गर्मी वाली जगह पर होगा, लेकिन ये जो लूमिंग की बात होती है ये आपके पास होती है थोड़ा सा कोल्ड रीजन के अंदर आपके पास। तो कोल्ड एयर है, डेंसर मीडियम है, ऊपर एयर गर्म हो रही है, रेयर मीडियम है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि TIR हो गया, जो आपकी रे थी वो टकरा कर उसी मीडियम में वापस लौट आई, तो यहाँ पर TI हो रहा है। लेकिन जब यहाँ भी एक मीडियम से एक लेयर से जब दूसरी लेयर में रे आपकी जा रही है, तो एक लेयर और दूसरी लेयर के बीच में रिफ्रैक्शन भी हो रहा है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 1 2 3 आपके पास लेयर बनाई गई है, तो रिफ्रैक्शन भी हो रहा है, TIR भी हो रहा है, यहाँ पर दोनों के दोनों फिनोमिना लगेंगे। तो शिप का आपको हवा में दिखाई देना, जिसको आपने लूमिंग बोला है, ये भी कारण इसी का है, TIR का और एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का। उसके बाद है ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, मतलब डायमंड का चमकना। डायमंड का चमकना जो है ये भी आपके पास जो कारण होता है, ये TIR का कारण है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये आपका प्योर TIR का एक बहुत बढ़िया सा एग्जाम्पल है।
The brilliance of diamond is due to total internal reflection of light. We know that refractive index of diamond is 2.42, जो कि हम टेबल में पहले कर चुके हैं, और डायमंड के लिए क्रिटिकल एंगल जो होता है वो 24 डिग्री का होता है। अब डायमंड के अंदर क्या है कि डायमंड को जिस तरीके से तराशा जाता है, ये तराशने का तरीका यही होता है। वहाँ पर बहुत बड़ी आपकी ये साइंस ही लगती है कि जब डायग्राम इसको डायमंड को, वैसे तो एक डायमंड होता है क्या, सिंपल एक कांच का पीस ही है, थोड़ी सी मेटल जो होती है वो थोड़ी अच्छी किस्म की होती है, लेकिन उसको तराशा इतने अच्छे से जाता है कि कुछ इस तरीके से उसको तराश कर बनाया जाता है कि इंसिडेंस जे रे जब भी उसके ऊपर टकराए अंदर से, आपको हमेशा वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा पर टकराए, ताकि वहाँ पर बार बार TIR हो। जितना ज़्यादा TIR होगा उतनी ज़्यादा उसकी चमक होगी। सिंपल सी बात है, TIR जितनी ज़्यादा बार होएगा उस डायमंड की चमक उतनी ही ज़्यादा होएगी, और जितनी चमक ज़्यादा उसी को अपने महंगा बोल देते हैं, अच्छी क्वालिटी का बोलते हैं। तो मेन यहाँ पर जो कारण है वो TIR है। तो इसमें डायमंड के अंदर क्या होगा कि जो आपकी रे है इस तरीके से एक बार एंटर कर जाएगी, लाइट आपकी कहीं ना कहीं एंटर एक बार कर गई, तो रेयर मीडियम से जब डेंसर मीडियम में जाएगी तो लाइट आपकी नॉर्मल की ओर झुक जाएगी बिल्कुल। उसके बाद बार बार इस तरीके से टकरा के TIR होता रहेगा, और जितना ज़्यादा TIR होगा उसमें चमक उतनी ही ज़्यादा होगी। तो डायमंड का तराशना ही मेन होता है, वहाँ पर मेटल उतनी मायने नहीं रखती। तो यहाँ पर डायमंड के लिए क्रिटिकल एंगल की बात की गई है कि 24 डिग्री डायमंड का जो होता है क्रिटिकल एंगल होता है। द डायमंड इज कट इन सच ए वे सो दैट द लाइट विच एंटर टू डायमंड फ्रॉम एनी फेस सफर्स मल्टीपल TIR, ज़्यादा से ज़्यादा TIR होते हैं एट द वेरियस फेस बिफोर कमिंग आउट ऑफ डायमंड ड्यू टू दिस द डायमंड स्पार्कल। कि जब भी लाइट आपकी कभी ना कभी क्रिटिकल एंगल से एंगल कम हो ही जाएगा, ऐसा नहीं है कि बार बार इस तरीके से टकराएगी तो हमेशा क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा ही एंगल बनेंगे, कभी ना कभी एंगल तो क्रिटिकल एंगल से कम होगा ही, और उस टाइम पर लाइट आपकी वहाँ से बाहर निकल जाएगी और वो आपकी आंखों पर आएगी तो आपको चमकती दिखाई देगी। तो कुछ इस तरीके से बार बार TIR होता है वहाँ पर, और 2 बार रिफ्रैक्शन तो हो गई होगा। 2 बार कैसे, एक बार लाइट आपकी डायमंड के अंदर जाएगी, दूसरी बार लाइट डायमंड से बाहर आपकी आंखों की ओर आएगी। तो एक रे के लिए आप 2 बार रिफ्रैक्शन बोलेंगे, और TIR तो मल्टीपल टाइम्स होगा इसके अंदर। तो ये था हीरे का चमकना, ब्रिलियंस ऑफ डायमंड। तो यहाँ आपके पास TIR वगैरह कंप्लीट हो गए हैं, और इसके एग्जाम्पल अच्छे तरीके से देख लेना भाई, इसमें से पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है TIR की एप्लीकेशन और एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की एप्लीकेशन। तो लाइट की हमने 7 प्रॉपर्टी पढ़ी थी। सबसे पहले रिफ्लेक्शन थी, उसके बाद रिफ्रैक्शन थी, और तीसरी लाइट की प्रॉपर्टी अब आपके पास आ गई है डिस्पर्जन, लाइट का डिस्पर्जन, और हिंदी के अंदर हमने डिस्पर्जन को बोला था विक्षेपण। प्रकाश का विक्षेपण। विक्षेपण का मतलब, डिस्पर्जन का मतलब होता है वाइट लाइट का अलग अलग रंगों में बंट जाना। वाइट लाइट, ये वाइट लाइट का बीम था, हमने यहाँ पर ग्लास प्रिज्म रखा, और ग्लास प्रिज्म से यहाँ पर लाइट आप देख पा रहे हो अलग अलग 7 कलर में बंट गई है। और ये जो 7 कलर को हमने एक जब शीट के ऊपर देखा गया, तो जब भी आप अलग अलग कलर को एक शीट के ऊपर देखते हैं तो जो आपको अलग अलग कलर दिखाई देते हैं उसी को ही तो अपने स्पेक्ट्रम बोला जाता है। तो हमारे पास 7 जो कलर होते हैं वहाँ का उसका एक स्पेक्ट्रम तैयार हो गया है हमारे पास। तो वाइट लाइट का अलग अलग कलर में बंट जाना, इसी को बोला जाता है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। The dispersion of light is the phenomena of splitting of a beam of white light into its 7 constituent color when passes through a transparent medium। कि ट्रांसपेरेंट मीडियम से एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई तो लाइट जो थी वो 7 कलर में बंट गई। और यहाँ पर न्यूटन का नाम आया है भी, इसाक न्यूटन ने ही ये बात डिस्कवर करी थी, 1666 की बात है। वेरी गुड। तो यहाँ पर थोड़ा सा कलर के बारे में देख लें, तो आपने देखा कि जो हमारे 7 कलर होते हैं विबग्योर, वो नीचे से ऊपर की ओर है, मतलब वॉयलेंट कलर सबसे नीचे है और रेड कलर सबसे ऊपर है। तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं कि ये जो स्पेक्टर के अंदर विबग्योर जो अपना बना है, जो नीचे से ऊपर बना है, तो नीचे से ऊपर जाएंगे तो लैम्डा जो है, लैम्डा का मतलब आपके पास क्या होगा, वेवलेंथ। तो रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है और वॉयलेट कलर की वेवलेंथ जो होती है सबसे कम होती है। तो इस सीक्वेंस में अगर आप लेफ्ट से बॉटम से अगर टॉप की ओर जाओगे, नीचे से ऊपर की ओर जाओगे, तो आप देखोगे कि वेवलेंथ जो बढ़ती है। तो अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किस कलर की होती है, तो आप बोलोगे रेड कलर की। रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए जो रोड वगैरह के ऊपर सिग्नल वगैरह होते हैं वो रेड कलर के बनाए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है।
वॉयलेट कलर की वेवलेंथ जो है वो सबसे कम होती है, वॉयलेट कलर की वेवलेंथ जो होती है सबसे कम होती है। इसी वेवलेंथ कम होने के कारण जो है हम लिखने के लिए जो पेन वगैरह यूज करते हैं वो ब्लू कलर के, या फिर आप इस तरीके कह सकते हो वॉयलेट कलर के इसी टाइप के रहते हैं, ताकि कम वेवलेंथ के हो और हमारी आंखों में ज़्यादा उसकी चमक ना पड़े। ठीक है, इसीलिए अपने जो पेन वगैरह ज़्यादातर यूज करते हैं लिखने के लिए वो ब्लू कलर का लेते हैं। और किसी चीज़ को हाईलाइट करने के लिए सबसे ज़्यादा जो पेन काम में लेते हैं रेड लेते हैं, ताकि वो अलग से ही दिखाई दे, क्योंकि रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। तो यहाँ क्वेश्चन ये बनता है कि डिस्पर्जन में सबसे ज़्यादा कौन से कलर की जो है आपके पास लाइट है वो मुड़ी है, सबसे ज़्यादा कौन मुड़ा। तो वाइट लाइट की जो सही आपके पास डेविएशन जो थी, ये डायरेक्शन ये थी, तो सबसे ज़्यादा अपने पाथ से डेविएट कौन सी लाइन हुई है, वॉयलेट कलर। मतलब जिसकी वेवलेंथ सबसे कम है ना वो सबसे ज़्यादा डाइवर्ट होती है अपने पाथ से, और जिसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है मतलब रेड लाइट है वो अपने पाथ से कम डाइवर्ट होती है। तो यही हमने डेविएशन पहले पढ़ा भी था। डेविएशन के अंदर मैंने आपको एंगल के बारे में बताया था, 180 - 2 थीटा से आपको याद आया होगा कि डेविएशन का एंगल जो होता है। तो अगर पूछा जाए कि डेविएशन किसकी सबसे ज़्यादा है तो आपको याद रखना है कि वॉयलेट कलर की डेविएशन सबसे ज़्यादा होती है और रेड कलर की डेविएशन है वो सबसे कम होती है। और इसी सातों रंगों के कारण ही आपके पास आगे थोड़ा सा रेनबो का फिनोमिना भी आएगा, जिसको अपने डिटेल से पढ़ेंगे। आएगा क्या, रेनबो के बारे में अपने देख लेते हैं। रेनबो के ऊपर क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, सीडीएस में पूछा गया है और एनडीए के अंदर ही पूछा गया। रेनबो है क्या, इसके बारे में अपने थोड़ा सा देख लेते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो इज बेस्ड ऑन द प्रोसेस ऑफ डिस्पर्जन। ये आपके पास पहला क्वेश्चन बन गया रेनबो के ऊपर कि रेनबो बनने का कारण क्या है। तो रेनबो के अंदर आप देखते हैं 7 अलग अलग कलर होते हैं, तो सन से आने वाली लाइट जो है उसी के कारण ही आपको सातों रंग दिखाई देते हैं। तो वहाँ पर डिस्पर्जन की बात है। कहते हैं इट इज मोस्ट एनचेंटिंग एग्जाम्पल ऑफ डिस्पर्जन ऑफ लाइट विच टेक्स प्लेस नेचुरली अपने रेनबो के अंदर ही देख सकते हैं। बाकी जितना भी है रिफ्लेक्स, ये अपने डिस्पर्जन का फिनोमिना देखना है वो तो अपने किसी एक्सपेरिमेंट के तौर पे देखते हैं, लेकिन नेचुरली अगर अपने देखना हो तो सबसे ज़्यादा मेनली आपके पास रेनबो ही बड़ी एग्जाम्पल है इसका। यूजुअली रेनबो ऑफ 7 कलर इज सीन इन द स्काई जस्ट आफ्टर द रेन व्हेन द सन इज शाइनिंग। ठीक है, द एसेंशियल कंडीशन टू सी रेनबो इज दैट द ऑब्जर्वर मस्ट स्टैंड विद हिज बैक टुवर्ड्स द सन व्हेन सीइंग द रेनबो। समझ आया होगा कि जब कभी भी रेनबो अगर देखना है तो सन आपके सामने नहीं होना चाहिए। अगर सन आपके बैक साइड है तब आपको रेनबो सामने दिखाई देगा। सामने दिखाई क्यों देगा, क्योंकि सन की लाइट जो है ड्रॉपलेट से वहाँ पर जो अपने ये देखो, आपने देखा होगा रेन के बाद की बात हो रही है, और रेन के बाद की बात हो रही है मतलब हवा के अंदर थोड़ी सी मॉइस्चर होगी, वहाँ पानी के छोटे छोटे ड्रॉपलेट जो है सस्पेंडेड होते हैं और वहाँ पर लाइट जो है वहाँ पर लाइट का डिस्पर्जन होता है और हमें जो है रेनबो दिखाई देता है। Actually, after the rain, a large number of water droplets remain suspended in the atmosphere. These droplets of water function as small prism. ये छोटे छोटे जो ड्रॉपलेट होते हैं वो प्रिज्म का काम करते हैं। So when the white light emitted by the sun falls on this water droplet, then white light is split into the 7 color and rainbow is formed. तो कारण आपको पता लग गया होगा कि एटमॉस्फेयर के अंदर छोटे छोटे ड्रॉपलेट होते हैं, जिसके कारण जो वहाँ पर डिस्पर्जन होता है वो जो ड्रॉपलेट है वो एक प्रिज्म का काम करते हैं, वो छोटे छोटे कई प्रिज्म का काम करते हैं और हमें रेनबो दिखाई देता है। और रेनबो आपने कुछ इस तरीके से देखा होगा, रेनबो इस तरीके से देखा होगा कि ये रेनबो के अलग अलग कलर हैं। लाइट इसमें कलर भी आप देख पा रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर रेड कलर देख रहे हैं और यहाँ पर बिल्कुल ऊपर आपके पास वॉयलेट कलर होता है। तो रेड कलर बिल्कुल नीचे होता है रेनबो में, वॉयलेट कलर सबसे ऊपर होता है। हालांकि रेनबो भी 2 टाइप के होते हैं, प्राइमरी रेनबो और सेकेंडरी रेनबो। उसमें ये कलर इंटरचेंज हो जाते हैं, जो सबसे नीचे है वो सबसे ऊपर चला जाता है। उसके बारे में अपने आगे देख लेंगे। फिलहाल रेनबो के बारे में मैंने आपको बताया है कि रेनबो किस तरीके का होता है। और अगर आपने ऑब्जर्वर को यहाँ पर कहीं पर रखना हो तो ऑब्जर्वर आपका यहाँ पर रखा जाएगा, कुछ इस साइड रहेगा। ऑब्जर्वर इस साइड रहेगा ताकि सन जो है और उसका फेस जो है वो इस साइड रहेगा, और ये जो रेनबो है वो उसके सामने वाले डायरेक्शन में है। सन जो है वो ऑब्जर्वर के पीछे वाले डायरेक्शन में होना चाहिए, तब आपको रेनबो दिखाई देगा। अब ये आगे प्राइमरी रेनबो और सेकेंडरी रेनबो, ये आपके पास ये जो पिक्चर है, डायग्राम है, ये सबसे ज़्यादा रेनबो के लिए या फिर डिस्पर्जन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी एक एक बात को बारीकी से पढ़ लेना भाई, जितना कुछ भी यहाँ पर लिखा हुआ है एक एक चीज़। प्राइमरी रेनबो और सेकेंडरी रेनबो, क्या तो 2 टाइप के रेनबो होते हैं।
ये प्राइमरी रेनबो है, ये जो रेनबो है प्राइमरी रेनबो, ये आपको थोड़ा नीचे दिखाई देता है 40 डिग्री से लेकर 42 डिग्री, ग्राउंड से 40 डिग्री से लेकर 42 डिग्री तक। और उससे थोड़ा और आप ऊपर की ओर देखोगे 52 डिग्री से 54 डिग्री तक, तो आपको वहाँ पर सेकेंडरी रेनबो दिखाई देगा। तो रेनबो दो टाइप का होता है, प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी रेनबो के अंदर चमक ज़्यादा होती है, ज़्यादा क्लियर दिखाई देता है। सेकेंडरी रेनबो थोड़ा फीका होता है, जो है उसमें चमक थोड़ी कम होती है। और यहाँ पर ये मेरे को एक बार याद नहीं है बात कि एनडीए में क्वेश्चन पूछा गया था या सीडीएस में पूछा गया था, लेकिन ये जो सेकंड पॉइंट है इसके ऊपर पेपर में क्वेश्चन आया था, प्राइमरी रेनबो के अंदर कितनी बार रिफ्रैक्शन होता है और कितनी बार टीआईआर होता है। तो प्राइमरी रेनबो के अंदर लाइट इधर से ये येलो कलर की लाइट आई, इस ड्रॉपलेट के अंदर चली गई और वहाँ पर एक बार टीआईआर हो रहा है, फिर उसके बाद बाहर आ गई। मतलब ये हो गया कि प्राइमरी रेनबो के अंदर एक बार टीआईआर होता है और दो बार प्राइमरी रेनबो के अंदर क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। लेकिन जब सेकेंडरी रेनबो की बात करेंगे तो आप इस डायग्राम को देख सकते हैं, लाइट का बीम इस तरीके से आया, पहले रिफ्रैक्शन हुआ, अंदर चली गई, फिर दो बार टीआईआर हुआ, तीसरी बार फिर रिफ्रैक्शन हुआ। मतलब सेकेंडरी रेनबो के अंदर दो बार रिफ्रैक्शन होता है और दो बार टीआईआर होता है। कलर उसके अंदर भी विबग्योर रहेंगे, कलर इसके अंदर भी वही विबग्योर सातों कलर है, लेकिन प्राइमरी रेनबो के अंदर रेड कलर आपका सबसे ऊपर रहता है और प्राइमरी रेनबो के अंदर आपके पास जो वॉयलेंट कलर है वो सबसे ज़्यादा नीचे रहता है। मतलब ये हो गया कि जो प्रिज्म के अंदर हम देखते हैं, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले डिस्पर्जन का डायग्राम बनाया था, ये जो पीछे आपका डिस्पर्जन का ये वाला डायग्राम है, ये डायग्राम आपका प्राइमरी रेनबो के लिए है। मतलब प्राइमरी रेनबो के अंदर जो आपकी वॉयलेंट रे है वो सबसे ज़्यादा, वॉयलेंट लाइट जो है वो सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो जाती है और रेड लाइट जो है सबसे कम रिफ्लेक्ट होती है। तो प्राइमरी रेनबो नॉर्मली जो हमने डिस्पर्जन में पढ़ के आए हैं वही प्राइमरी रेनबो के अंदर कलर रहेंगे। लेकिन सेकेंडरी रेनबो के अंदर आपने क्या कर देना है, मिरर इमेज बना देनी है इसकी, कि जो कलर आपका सबसे ऊपर था वो अब सबसे नीचे हो जाएगा और जो कलर सबसे नीचे था वो सबसे ऊपर हो जाएगा। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन बनता है कि सेकेंडरी रेनबो के अंदर सबसे ज़्यादा टॉप पर कौन सा कलर होता है, तो आप बोलोगे वॉयलेट होता है, और उसके बॉटम पर कौन सा होता है, आप बोलोगे रेड होता है। और प्राइमरी रेनबो के अंदर रेड आपका सबसे ऊपर रहेगा और वॉयलेट जो है वो सबसे नीचे रहेगा। और एंगल भी आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हॉरिजॉन्टल से एंगल देखा गया है, ये 42 डिग्री पर है और ये 52 डिग्री पर है। तो क्लियर हो गया होगा। उसमें यहाँ पर भी यही बात बोली गई है, रेड एट टॉप वॉयलेट एट बॉटम, और वॉयलेट एट टॉप और रेड एट बॉटम। ये था आपके पास रेनबो का फिनोमिना। तो ये भी आपके पास पेपर के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद किसी भी कोई भी कलर, कोई भी ऑब्जेक्ट हमें किस कलर का दिखाई देता है, ये अपने पास थोड़ा सा देख लेते हैं। इसके बारे में पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है कि ब्लैक बोर्ड जो होता है वो ब्लैक कलर का ही क्यों होता है, कोई वाइट चीज़ है वो वाइट कलर की क्यों दिखाई देती है, अपने उसके बारे में बात कर लेते हैं। क्या था, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट द व्हाइट लाइट इज मिक्सचर ऑफ 7 डिफरेंट कलर। व्हेन द व्हाइट लाइट कंसिस्टिंग ऑफ 7 कलर फॉल ऑन ऑब्जेक्ट, देन that object observe all the color of the white light except one color। मतलब जो उसने क्या करना है कि कोई भी व्हाइट लाइट आई, उसके पास उसके अंदर कितने कलर होंगे, 7 कलर होंगे। तो वो जो ऑब्जेक्ट जिस भी कलर का आपको दिखाई देता होता है ना, तो वो क्या करता है कि ऑब्जेक्ट सारे के सारे कलर को ऑब्जर्व कर लेता है, और जिस कलर का वो आपको दिखाई देता है वो सिर्फ उसी कलर की लाइट को आपकी आंखों में आने देता है, बाकी सारी की सारी लाइट वो क्या कर लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है। इस डायग्राम से आप देख पा रहे हो कि किसी बंदे को यहाँ पर ये जो पत्ती लगी हुई, ये पत्ती है, ये उसको ग्रीन क्यों दिखाई दे रही है। ग्रीन दिखने का कारण क्या है कि सारी लाइट के जितने भी थे, सारी लाइट बीम यहाँ पर आए, यहाँ इसने सभी के सभी लाइट जो थी ऑब्जर्व कर ली, लेकिन जो ग्रीन कलर की थी उसको ही रिफ्लेक्ट होने दे रहा है, बाकी सब कुछ यहाँ ऑब्जर्व हो चुका है। और ये ग्रीन कलर यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ, वो हमारी आंखों में चला गया, इसलिए उस बंदे को ये जो पत्ती है वो ग्रीन कलर की दिखाई देगी। और अगर वो सारी की सारी लाइट ही ऑब्जर्व कर लेता, कुछ भी उसकी आंखों में ना जाता, तब यही पत्ती उसको ब्लैक कलर की दिखाई देनी थी। और अगर सारी की सारी लाइट अगर यहाँ से वापस रिफ्लेक्ट हो जाती, सातों के सातों कलर वापस रिफ्लेक्ट हो जाते, तो वही चीज़ उसको वाइट कलर की दिखाई देनी थी। तो जिस कलर की लाइट जो है रिफ्लेक्ट होती है, हमें कोई ऑब्जेक्ट उसी चीज़ का दिखाई देता है। तो यहाँ पर विच रिफ्लेक्ट एंड इट इज कलर ऑफ द रिफ्लेक्टेड लाइट विच डिटरमाइन द कलर ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। ठीक है, इफ ऑल द कलर ऑफ व्हाइट लाइट आर एब्जॉर्ब्ड बाय द ऑब्जेक्ट विदाउट रिफ्लेक्टिंग एनी कलर, देन सच ऑब्जेक्ट अपीयर ब्लैक। वो ब्लैक कलर के होते हैं, और जब वो विदाउट कुछ भी ऑब्जॉर्ब नहीं करती, सारे के सारे कलर ये रिफ्लेक्ट हो जाए, वहाँ पर आपके पास व्हाइट लाइट बनेगी।
तो क्वेश्चन जो वही था मेरा कि ब्लैक बोर्ड जो है ब्लैक कलर का क्यों दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ पर जो लाइट रे है वो टकराने के बाद हमारी आंखों में नहीं आ पाती, वो किसी भी टाइप की रे को जो है रिफ्लेक्ट नहीं करता, इसलिए ब्लैक बोर्ड ब्लैक होता है। और कोई चीज़ वाइट है, वो वाइट क्यों है, क्योंकि उसके ऊपर जितनी भी रे आई सारी की सारी रे को उसने क्या कर दिया, सारी की सारी उसने रिफ्लेक्ट कर दी। इसलिए तो बोला जाता है कि वाइट कलर जो थोड़ा ठंडा होता है और ब्लैक कलर थोड़ा जो होता है वो ज़्यादा गर्म होता है। कारण यही है कि ब्लैक कलर के ऊपर जब एब्जॉर्ब ज़्यादा करेगा तो वहाँ पर हीट ज़्यादा जनरेट होती है, और वहाँ हीट ज़्यादा होगी, इसलिए ब्लैक कलर ज़्यादा गर्म होता है, और जो टकरा के वापस चलेगी वहाँ पर जो है एब्जॉर्ब करने कुछ बात नहीं आएगी, और वाइट कलर जो है वो कम हीट जो है प्रोड्यूस करता है, वहाँ पर हीट अपने को थोड़ी कम महसूस होती है। इसीलिए ब्लैक कलर थोड़ा गर्म होता है और वाइट कलर जो है थोड़ा ठंडा माना जाता है। उसके बाद प्राइमरी कलर आगे और सेकेंडरी कलर आगे, ये भी आपके लिए पेपर के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहते हैं। प्राइमरी कलर सिर्फ 3 होते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू। रेड, ग्रीन और ब्लू। तो एक आपके पास वेन डायग्राम बना हुआ दिखाई दे रहा है आपको कि रेड, ग्रीन और ब्लू ये आपके पास 3 कलर जो होते हैं ये प्राइमरी कलर होते हैं। और इन तीनों प्राइमरी कलर में से कोई भी 2 प्राइमरी कलर्स के पेयर्स को आपस में ले लेकर जो कलर बनाओगे वो कलर आपके पास होते हैं सेकेंडरी कलर, और या फिर उसको कंपोजिट कलर भी बना सकते हैं। द कलर दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन बाय मिक्सिंग एनी अदर कलर, ऐसे 3 कलर जिनको किसी भी दूसरे कलर को मिलाने पर नहीं बना सकते, वो सारे कलर आपके पास प्राइमरी कलर होते हैं। और द प्राइमरी कलर्स रेड, ग्रीन एंड ब्लू। रेड है, ग्रीन है और ब्लू है। कई बंदे येलो को इसके अंदर मिक्स कर देते हैं प्राइमरी कलर के अंदर, तो मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, येलो के साथ कंफ्यूज नहीं होना, येलो प्राइमरी कलर में नहीं आता। रेड, ग्रीन और ब्लू, क्योंकि विबग्योर को देखा जाता है, विबग्योर को देखते हैं सारे बंदे, और इसके अंदर मेन जो कलर होते हैं जैसे रेड है, येलो है, ग्रीन है, ब्लू है, तो बंदा इन चारों में कंफ्यूज होता है, ब्लू, ग्रीन, येलो और रेड, इन चारों के अंदर कंफ्यूज होता है। तो रेड यहाँ पर आ गया, ग्रीन यहाँ पर आ गया, ब्लू आ गया, येलो को मत मिक्स कर देना। येलो कलर जो है वो खुद रेड और ग्रीन के मिक्स करने से बना है, तो येलो आपका सेकेंडरी कलर है। और ये पिंक कलर का जो मजेंटा कलर है ये भी आपके पास रेड और ब्लू के मिक्सचर से बनता है, और सियान कलर जो है ये ग्रीन और ब्लू के मिक्सचर से बनता है। फिर व्हाइट लाइट, जब इन सभी टाइप के कलर्स को आपस में मिक्स कर दोगे, रेड को, ग्रीन को और ब्लू को, इन तीनों कलर को आप मिक्स कर दोगे, आपको व्हाइट लाइट मिल जाएगी। तो सेकेंडरी कलर्स कौन से हैं? द कलर्स प्रोड्यूस बाय मिक्सिंग एनी ऑफ 2 प्राइमरी कलर ऑफ लाइट आर कॉल्ड सेकेंडरी कलर और कंपोजिट कलर। मैजेंटा, सियान एंड येलो कलर आर सेकेंडरी कलर। तो आपको प्राइमरी और सेकेंडरी कलर के बारे में पता होना चाहिए क्या है। उसके बाद नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट्री कलर। कॉम्प्लीमेंट्री कलर ये आपके पास कौन से होते हैं? किसी कलर के अंदर ऐसा कौन सा कलर मिला दें कि वो उसके कलर उसका रंग उड़ा दे, उसको अपने बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर। किसी कलर के अंदर ऐसा कौन सा दूसरा कलर उड़ाया, कलर मिक्स किया जाए कि पहले वाले कलर का और खुद का भी रंग उड़ा दे, वहाँ पर वाइट बन जाए, उसको बोला जाता है कॉम्प्लीमेंट्री कलर। तो आपने देखा था कि रेड और ग्रीन को मिलाने पर येलो बना था, रेड और ब्लू को मिलाने पर मैजेंटा बना था, ग्रीन और सियान को मिलाने पर ग्रीन और ब्लू को मिलाने पर सियान कलर बना था। तो आपने अगर व्हाइट कलर बनाना हो तो इन आमने सामने वाले कलर को आपस में मिला दो। ग्रीन के अंदर मैजेंटा मिला दोगे तो उसका कलर व्हाइट हो जाएगा, येलो के अंदर अगर ब्लू मिला दोगे तो उसका कलर व्हाइट हो जाएगा, और रेड के अंदर सियान मिला दोगे तो उसका कलर जो है वो व्हाइट हो जाएगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर कौन से होते हैं? ये 2 ऐसे कलर जो आपस में एक दूसरे के साथ मिक्स होके दोनों के खुद के भी और दूसरे के रंग को खत्म कर दें, उसको बोला जाता है कॉम्प्लीमेंट्री कलर। तो रेड का कॉम्प्लीमेंट्री सियान आएगा, ग्रीन का कॉम्प्लीमेंट्री मैजेंटा आएगा, ब्लू का कॉम्प्लीमेंट्री येलो आएगा, और अगर आप इन सारे के सारे कलर्स को भी आपस में मिक्स कर दोगे तब भी आपको वाइट कलर ही मिलेगा। तो ये थे आपके पास प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर वगैरह की बात कर ली हमने, और कॉम्प्लीमेंट्री कलर की बात होगी। तो ये डिस्पर्जन ऑफ लाइट था हमारे पास। नेक्स्ट आपके पास पोलराइजेशन ऑफ लाइट है, ये हम अगली क्लास में करेंगे। और फिलहाल आपने लाइट की 3 प्रॉपर्टी पढ़ ली है, एक रिफ्लेक्शन है, एक रिफ्रैक्शन थी और एक डिस्पर्जन थी। बाकी जो अपनी चारों प्रॉपर्टी बची है वो हमारे सिलेबस में ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी आपको उनके बारे में थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए। जैसे कि मैंने पोलराइजेशन हो गया, डिफ्रैक्शन हो गया, वो सारी बातें अपने आगे पढ़ेंगे, तो उसके बारे में आगे अपने सिर्फ ओवरव्यू लेंगे। और कल की क्लास के अंदर जो अगली वीडियो होगी उसके अंदर प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आएंगे। तो कुछ CDS के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऐड होंगे इसके अंदर, और कुछ ND के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी जो है
इस अगली क्लास के अंदर ऐड होंगे। तो ये था आपके पास लाइट की 3 क्लासें हो चुकी है। तो 1 बाय 1 करके इसको डिटेल से आपने देख लिया होगा और पसंद भी आई होगी। तो आज की क्लास को फिर यहीं ओवर करते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर देना और शेयर करना जितना हो सके अपने साथियों को, क्योंकि लगभग 4-5 दिन बाद एनडीए और सीडीएस का पेपर है। तो अगर पेपर में इससे अंदर से अगर सीधे 2-3 क्वेश्चन अगर अपने को मिल जाते हैं तो अच्छी बात है ये। तो ठीक है, थैंक यू सभी को, जय हिंद। आज के लिए इतना ही।